हेलो प्यारे बच्चों, तो आ गए हैं आज अपन एलएलएम के छठवें लेक्चर को लेकर। आपको बेसब्री से इंतजार होगा भाई इसका, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें पढ़ना है न्यूटन की गति का तीसरा नियम एक बार फिर से। जिसका भी बैकलॉग होगा न्यूटन गति के तीसरे नियम का क्लियर कर सकता है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा बेटा इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, बलों की साम्यावस्था क्या होगी भाई? बलों की साम्यावस्था, द नेट external force on a system is zero। तो भैया यदि किसी सिस्टम पर लगने वाले सभी बल, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो वह किस में आ जाएगा भाई? इक्विलिब्रियम में। और अच्छी एक और परिभाषा, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस acting on a body acting on a body is जीरो। किसी बॉडी पर लगने वाले सभी बलों का वेक्टर सम बेटा क्या हो जाए? जीरो। यानी कुल मिलाकर बात भाई एफ नेट क्या हो? जीरो। और भाई हमने आपको बता रखा है एक्सीलरेशन क्या होता है भाई। एक्सीलरेशन आता कैसे? मैंने आपको बताया था कि फोर्स एक्सीलरेशन की मम्मी है भाई। एक्सीलरेशन को लाने का काम ही फोर्स का है। तो जब एफ नेट जीरो तो ए नेट भी क्या हो जाएगा भाई? जीरो। और यदि बेटा ए नेट जीरो तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी भाई? कांस्टेंट। क्या होगी? कांस्टेंट। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, ये चीज आप काइनेमेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ के आते हो। अब भाई वेलोसिटी कांस्टेंट ये दो प्रकार हो सकते हैं इसके। क्या? इसकी किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई? जीरो। तो उसकी फाइनल भी क्या होगी? जीरो। यही तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है? जो पहले थी वही अब है। और भाई दूसरा टाइप क्या है? मानकर चलो किसी पार्टिकल की इनिशियल थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल भी क्या होगी भाई? 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब है बेटा कि वस्तु अभी भी किसमें है? रेस्ट में। और इस इक्विलिब्रियम को अच्छा सा नाम दिया गया है भाई, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और इस वाले को भी एक अच्छा सा नाम दिया गया है भाई, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब दोनों ही केसों में एक ही बात आती है, इक्विलिब्रियम भाई, लिब्रियम। दोनों ही केसों में एक बात आती है। इसका तो हमने जान लिया कि ये रेस्ट है, लेकिन बेटा इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। तो बेटा ये है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। यानी यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, यदि किसी भी सिस्टम पर नेट फोर्स कर दिया जाए जीरो, तो बेटा उसका एक्सीलरेशन भी, नेट एक्सीलरेशन भी हो जाएगा जीरो। और जब नेट एक्सीलरेशन जीरो तो बेटा वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट दो प्रकार से, या तो वेलोसिटी शुरुआत में ही जीरो है और फाइनल भी जीरो, या फिर वेलोसिटी कुछ थी और बाद में भी वही रही। जब सभी जीरो ही है तो भाई उसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और जब कुछ आ जाए तो इसको बोलते हैं भाई डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक बार इसको नोट करेंगे, फिर पढ़ते हैं बेटा न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो ठीक है भाई, अब अपन पढ़ते हैं जिसका आप तभी से इंतजार कर रहे थे जब से लेक्चर शुरू हुआ है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, एनएलएम थर्ड लॉ। एनएलएम थर्ड लॉ, न्यूटन की गति का तीसरा नियम भाई। तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम में हमने सबसे पहले जानी थी फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट
रिएक्शन। यानी भाई हर एक्शन के, हर क्रिया के बदले में कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है। बेटा इसमें जो ध्यान देने योग्य बात है वो है दो शब्द, इक्वल और अपोजिट। ये दो जो शब्द है ना, ये बेटा ध्यान देने योग्य है। इक्वल यानी बराबर होगी और अपोजिट यानी विपरीत होगी। ठीक है बेटा, दूसरा केस, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज यानी बेटा एक्शन रिएक्शन होने के लिए दो अलग अलग बॉडियों का होना आवश्यक है। तीसरा भाई, एक्ट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली इसका मतलब क्या है भाई? ऐसा नहीं कि एक्शन अब हुआ और आधे घंटे बाद उसका रिएक्शन मिले, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। और बेटा इतनी फास्ट रेस्पॉन्स होता है कि हम पहचान ही नहीं पाते कि एक्शन किसने किया है और रिएक्शन किसने। वो बात अलग है, 9th क्लास में आपको बता दिया जाता है, लात जिसने मारी है उसने किया है एक्शन। बेटा दो निर्जीव वस्तुओं के बीच में अगर देखा जाए तो किसने एक्शन किया किसने रिएक्शन किया, पेयर है भाई, ये तो साइमल्टेनियसली वर्क किया है दोनों ने। तो इसमें अपन पहचान नहीं पाते कि किसने एक्शन किया है और किसने रिएक्शन किया है। और बेटा और क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन सिमिलर टाइप ऑफ फोर्सेस, सिमिलर टाइप्स ऑफ फोर्स। ये स्टेटमेंट भाई, इस स्टेटमेंट को कोई भी टीचर नहीं बताता और ये स्टेटमेंट इतना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। इस स्टेटमेंट की वजह से बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर जाते हैं। सिमिलर टाइप्स ऑफ फोर्सेज, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि जैसे अगर बेटा एक्शन है ग्रेविटी फोर्स तो उसका रिएक्शन भी ग्रेविटी फोर्स ही होगा। ये नहीं कि आप ग्रेविटी को नॉर्मल से बैलेंस कर दो। ग्रेविटी फोर्स का रिएक्शन जो है वो नॉर्मल कभी नहीं हो सकता, फ्रिक्शन कभी नहीं हो सकता, स्प्रिंग कभी नहीं हो सकता। ग्रेविटी का रिएक्शन ग्रेविटी, फ्रिक्शन का रिएक्शन फ्रिक्शन, स्प्रिंग का रिएक्शन स्प्रिंग, ऑलवेज, ऑलवेज बेटा। अच्छा, और एक लाइन और अच्छी है भाई इसमें, एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। इसको अभी मैं उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा, एक बार इसको नोट करेंगे। ठीक है भाई, तो अभी मैंने आपको बोला था कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कभी भी कैंसिल आउट नहीं करती। इसको मैं अभी उदाहरण के साथ तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उदाहरण से पहले भाई मेरा एक छोटा सा सवाल, छोटा सा सवाल है भाई। ये एक बॉडी है, बॉडी क्या, ये है मेरा फोन, आईफोन, क्या आईफोन। और मेरे आईफोन को भैया खींच रहे हैं 10 न्यूटन से। कितने से? 10 न्यूटन से। मेरा बड़ा भाई है नहीं वैसे, लेकिन वो खींच रहा है फोन को, कोई दोस्त हो सकता है। और बेटा मैं भी इसको अपने फोन को भाई कौन देगा, कोई नहीं। मैंने भी अपना फोर्स लगा दिया 10 के बदले 10 न्यूटन। तो अब बताओ भाई, क्या मेरा फोन कहीं जाएगा? कहीं नहीं। लेकिन भाई एक बात बता दो, क्या मैं इसको एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकता हूं क्या? ये बात एक बार आप सोचो कि इसको एक्शन रिएक्शन बोल सकता हूं क्या? तो बेटा बहुत का जवाब आएगा कि हाँ बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो इक्वल भी है भाई, एक्शन रिएक्शन होने के लिए क्या है जरूरी है? इक्वल एंड अपोजिट। तो देखो इक्वल है दोनों 10-10 और अपोजिट भी है एक दूसरे से, तो भाई बोल सकते हैं। आधे से ज्यादा बच्चे, लगभग 80% बच्चे यही सोच रहे होंगे कि ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो बेटा ये एक्शन और रिएक्शन होगा, यही सोच रहे हैं ना आप। तो ये बेटा बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया है एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज भाई,
एक्शन रिएक्शन के लिए दो बॉडीज होनी चाहिए, यहाँ तो एक ही बॉडी पे दो फोर्स लगे हुए हैं, समझ आ रहा है। अगर बेटा इस केस में मैं बात करता हूं तो इस केस में ये दोनों फोर्स हो जाएंगे कैंसिल आउट, लेकिन बेटा अगर अलग अलग बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं तो उनको आप कैसे कैंसिल आउट कर दोगे, इसी वजह से एक्शन और रिएक्शन लगते हैं दो बॉडियों पे, मिनिमम दो बॉडी चाहिए, एक्शन रिएक्शन दो बॉडीज पे लगते हैं और उनको कैंसिल आउट कब कर सकते हैं भाई, जब एक ही बॉडी पे लगे, लेकिन एक्शन रिएक्शन तो भाई अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, इस वजह से बेटा ये एक दूसरे को कभी भी कैंसिल नहीं कर पाते और ये कभी भी एक्शन रिएक्शन का उदाहरण नहीं हो सकता, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम नहीं कह सकते इसको न्यूटन गति के तीसरे नियम का उदाहरण। तो एक बार इस चित्र को बनाएंगे और इस कारण में लिखेंगे कि क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही बॉडी पर कभी नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग बॉडीज पर होते हैं, इसको नोट करेंगे। चलिए बेटा, तो अब पढ़ते हैं अपन एफबीडी की तरफ, फ्री बॉडी डायग्राम। तो बेटा फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि एक ऐसा डायग्राम जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सभी फोर्सेस को बता दे, यानी अभी ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इसको बच्चा ढंग से समझ लेना तो फिर पूरे फोर्स वाले चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम उसको फेस नहीं हो सकती। इसका कारण है बेटा आप समझ जाओगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि हमें ज्यादातर स्टडी करनी होती है फोर्सेस के बारे में, कितने फोर्स लग रहे हैं ऑब्जेक्ट पर, कितने लगेंगे, किधर से क्या बैलेंस होगा, क्या रिएक्ट होगा, सब बेटा फ्री बॉडी डायग्राम से बहुत ही ईजी हो जाता है। तो द डायग्राम which shows the diagram which shows all the forces acting on a body, acting on a body। तो बेटा अभी फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में मैं आपको बताऊं, ये एक ऑब्जेक्ट है, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट m मास का ये कोई ऑब्जेक्ट है और बेटा इस पे यदि फोर्सेज लग रहे हैं, मैंने मान लिया कि एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, ये है बेटा F1, ये है F2, ये है F3। तो अब क्या है ना, ये फ्री बॉडी डायग्राम आलसी लोगों का काम होता है इसको करना, क्यों, ये क्या करते हैं आलसी लोग, क्या करते हैं भाई लिख देता हूं, आलसी लोग क्या करते हैं पता है, एक पॉइंट मान लेते हैं इस वस्तु को, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको एक पॉइंट मास मान लेते हैं और इसके ऊपर सारे फोर्सेस को दिखा देते हैं, बेटा फर्स्ट फोर्स है F1, सेकंड फोर्स है F2 और ये है बेटा F3। करना कुछ भी नहीं है भाई, ऑब्जेक्ट को मान लेना है एक पॉइंट मास और पॉइंट मास मानकर जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उन सभी को दिखा देना है। तो बेटा इसको अपन बोलते हैं बॉडी डायग्राम, बॉडी डायग्राम, और इसको बोलेंगे बेटा फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। यानी यहां से ऑब्जेक्ट को हटा दिया, ऑब्जेक्ट को हटाकर पॉइंट मास मान लिया है और सारे फोर्सेस लगा दिए। अभी इसके आगे यूज आएंगे जब अपन पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल से बहुत ज्यादा यूज आता है इसका नॉर्मल रिएक्शन में, जब नॉर्मल फोर्स अपन पढ़ते हैं, तो एक बार इसे नोट करेंगे। तो बेटा अब अपन पढ़ते हैं वेरियस कॉमन फोर्सेस, यानी अब तक हमने जान लिया है फ्री बॉडी डायग्राम और न्यूटन के गति के नियम। अब मैंने आपको टाइप्स जब बताए थे तो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बताए थे जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है बेटा, उनमें भी अपन अब पहला फोर्स पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अभी अपन पढ़ेंगे बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, हेडिंग है वेरियस कॉमन फोर्सेस, और इसमें बेटा फर्स्ट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जिसे बेटा अपन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल या वेट, वेट भी इसी को बोलते हैं, अभी समझाऊंगा क्या है वेट। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ क्या है, अर्थ हर एक मैटर को, हर एक मटेरियल को, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है बेटा, अट्रैक्ट।
तो द फोर्स विच within which earth attracts a object towards itself is called gravitational force। बेटा परिभाषा में कुछ नहीं रखा, फील में है सब कुछ इसकी में, क्योंकि परिभाषा आज तक ना कभी पूछी गई है ना कभी पूछी जाएगी। लेकिन जिस फोर्स के कारण अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, इसी को बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, या फिर इसे वेट कहते हैं। अब वेट को आप, अरे किसी से पूछा जाता है ना, भाई तेरा वेट कितना है, बोलते हैं 60 किलो। बेटा किलो में नहीं, वेट तो हमेशा न्यूटन में होता है। तो सबसे पहला जो हम बताते हैं वो अपना मास बताते हैं, ना कि वेट। उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। इसका एक बार फील देखते हैं। अच्छा, ये कैसे टाइप का फोर्स है? तो बेटा ये ऑलवेज पुल टाइप फोर्स है। कैसा है? पुल टाइप, खिंचाव बल है, एक तरीके से खिंचाव बल है। तो देखो बेटा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, और ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, और ये है भाई ग्राउंड या अर्थ। अर्थ। अब बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है ये डाउनवर्ड गति कर रही है, मूवमेंट है इसकी डाउनवर्ड। इसकी जो मूवमेंट है वो है बेटा अपवर्ड। और ये है भाई अटकी लटकी, अटकी लटकी। ये क्या केस है भाई? ये है, इसमें वस्तु गिर रही है बेटा, फ्री फॉल केस। इसमें ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रही है, और इसमें अरे दीवार पर कील लगा दी, कील से रोक दी, तस्वीर तस्वीर चित्र है, ये लटका हुआ है, अटकी लटकी केस है। इस समय पे इसका वेग क्या है बेटा? 0। इसका वेलोसिटी क्या है? ऊपर की तरफ, और इसका वेलोसिटी क्या है? नीचे की तरफ। अच्छा भाई, अब अर्थ अपना एक फोर्स लगाती है। अच्छा, एक बड़ा बात बता देता हूं तुम्हें इसके बारे में मैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज सेंटर पे अप्लाई होता है भाई, ऑब्जेक्ट के सेंटर पे, यानी इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे। और भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। तो तीनों ही केस में एफ जी बेटा नीचे की तरफ लगेगा। और कहां पे लगेगा? अगर ऑब्जेक्ट के देखे तो सेंटर पे, और लगेगा किधर? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अच्छा, इस केस में अपन पढ़ते हैं भाई, एफ बराबर क्या होता है? एम ए। यहाँ पे एफ बराबर क्या होगा? मास तो है, लेकिन एक्सेलरेशन कौन सा काम करता है भाई? ग्रेविटी, जी। और फोर्स को ही अपन क्या लिखते हैं भाई? वेट, एफ जी और वेट। तो वेट भी क्या होगा भाई? एम इंटू जी के बराबर। अब थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा भाई। यदि कोई पूछे कि आपका वेट कितना है, तो बेटा मास जो है अपना, उसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके उत्तर आएगा। तो एक बार इसे नोट करेंगे। तो बेटा अब एक बात और बता देता हूं कि जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8, या कभी कभी हम इसको 10 भी ले लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कर लेंगे भाई एक डिब्बे में बंद। और अब चलते हैं आगे। तो भाई आगे मैं इसी केस में बात कर रहा हूं तुमसे। एक बात बताओ भाई, ये एक्शन तो हो गया, एक्शन तो हो गया। अब इसका रिएक्शन किधर होगा भाई? न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। अब एक्शन तो हो गया, लेकिन रिएक्शन किधर होगा? कोई भी एनीवन एल्स इसका आंसर दे सकता है, लेकिन मैं बता दूं आपको बेटा, रिएक्शन बहुत लोग कहेंगे नॉर्मल 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 फोर्स, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। बेटा मैंने जब आपको न्यूटन की गति का तीसरा नियम बताया था, तो उसमें एक बात बहुत अच्छे से बताई थी कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होंगे सिमिलर टाइप के होंगे भाई। यानी ग्रेविटी का जो रिएक्शन होगा तो ग्रेविटी ही देगी, ये नहीं कि नॉर्मल ग्रेविटी को बैलेंस कर दे, कभी नहीं, नेवर एवर। एनएलएम थर्ड लॉ यही बात कहता है भाई, सेम नेचर होगा दोनों का। तो अब रिएक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं कि रिएक्शन फोर्स किधर है, तो रिएक्शन फोर्स किधर होगा भाई? एक चित्र, एक चित्र, एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं। ये है भाई अर्थ, और ये है आपका ऑब्जेक्ट, अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। तो बेटा ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है ऐसे डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो ऑब्जेक्ट भी इसके सेंटर पे लगाएगी फोर्स ऑफ रिएक्शन, और ये है फोर्स ऑफ एक्शन। अब समझ आया? दोनों सेंटर्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और यही भाई एक्शन रिएक्शन का पेयर का काम करेगा।
अरे अरे अरे, एक बात क्लियर करता हूँ, चलो बहुत अच्छी, याद आ गया तो बता दिया। पहले दूसरे लेक्चर में मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था, और मैंने बताया कि बेटा ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अरे देखो, दोनों के सेंटर भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई, अट्रैक्ट, तो ये अट्रैक्टिव इन नेचर है। तो रिएक्शन किधर होगा, दोनों ही सेंटर्स का अट्रैक्शन, यही है रिएक्शन। यानी वस्तु का जो सेंटर है, ये एक्शन फोर्स जो लग रहा है, इसके बदले में रिएक्शन कहां से प्राप्त करेगा भाई, अर्थ के सेंटर से। अभी बेटा अपन पढ़ते हैं मास एंड वेट का कॉन्सेप्ट, कि व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट। मास एंड वेट, मास एंड वेट। तो बेटा वेट तो वही फोर्स है जो अभी अपन ने पढ़ा है, वेट तो वही फोर्स है जो अभी अपन ने पढ़ा है बहुत अच्छे से। क्या पढ़ा है, द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट a body towards itself is called weight, is called weight। और बेटा मास क्या है भाई, मास, मास होता है बेटा क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी, कंटेन्ड इन ए बॉडी। दोनों में भाई बहुत अच्छा अंतर है, एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। बेटा वेट ऑलवेज इन न्यूटन, क्यों, क्योंकि एक प्रकार का फोर्स है। और बेटा मास क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी 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 अच्छे शब्दों में अगर मैं बताऊं भाई, अच्छे शब्दों में इसका मतलब है कितना माल भरा हुआ है, यानी भाई कितना माल भरा हुआ है हमारे अंदर। जैसे 60 किलो हड्डियां मसल सबको मिला के कितना, मेरा वेट मेरा है भाई 53 किलो, तो ये क्या है, मेरा मास है बेटा। अगर मुझसे कोई पूछे कि तेरा वेट बता, वेट, वेट मेरा क्या होगा भाई, मास मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यदि मेरा 53 किलो है तो मेरा वेट होगा बेटा 530 न्यूटन। अब समझ आया कि वेट और मास में क्या अंतर है बेटा। अगर मैं किसी को बता दूं मेरा वेट 530 न्यूटन, वो चकरा जाएगा, उसको पागलपन आ जाएगा कि 530, इतना तो भाई दिख तो कुछ भी नहीं रहा है? ऐसा है पतला सा, लेकिन दिख तो कुछ नहीं रहा। बेटा ये न्यूटन में है, ये वह वजन है जिसको धरती को सहन करना है मास भी वही चीज, लेकिन मास इनटू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। तो एक बार इसे नोट करेंगे। अब बेटा मैंने आपको बताया कि भाई वेट क्या है, वेट है फोर्स, इसलिए इसको लिखा न्यूटन में। मास क्या है भाई, मास तो बॉडी में कितना माल भरा हुआ है, मसल्स और बोन्स और एटसेट्रा जो भी है भाई अपने अंदर, उस सब से मिलकर जितना भी वजन बनता है उसको बोलते हैं मास। अब भाई इसको अपन दिखाते हैं किलोग्राम में। अब यहां से एक यूनिट निकल के आती है भाई, वेट को अपन लिखते हैं न्यूटन में, मास को लिखते हैं किलोग्राम में, और ग्रेविटी क्या है भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई एक तरीके से ये क्या है, त्वरण ही है, तो इसलिए न्यूटन को लिखते हैं अपन किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आता है भाई मन में एक सवाल, अब आता है मन में एक छोटा सा सवाल, सभी के मन में होते हैं सवाल तो भाई। तो एक सवाल है, अच्छा सवाल, यदि if we go to moon, if we
गो टू मून, यदि हम बेटा चांद पर चले जाएं, व्हाट हैपन्ड इन आवर मास एंड वेट, मास एंड वेट, यानी भाई सीधा सीधा अगर हम चांद पर चले जाएं तो अपने मास और वेट दोनों में क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? तो बेटा मास तो बॉडी में जो माल भरा हुआ है वो थोड़े ही बदल जाएगा भाई, चांद पे ले जाओ, मंगल पे ले जाओ, यूनिवर्स में कहीं भी घुमा लो, जो भरा हुआ है वह तो वही भरा रहेगा ना। तो मास बेटा रिमेन्स सेम, लेकिन जो वेट है, वेट पे तो भाई असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? वेट बेटा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज। अब मैं चेंजिंग बताता हूं कितना चेंज हुआ। तो अपन ने भाई पढ़ रखा है ग्रेविटी ऑन मून, ग्रेविटी ऑन अर्थ के 6 टाइम्स कम हो जाती है। और भाई जब ग्रेविटी 6 टाइम्स कम हो रही है तो मैं कह सकता हूं कि वेट ऑन मून, वेट ऑन अर्थ के 6 टाइम्स कम हो जाएगा। आ गया भाई समझ में? यदि मैं यहां पर 530 न्यूटन रख के बैठा हूं ना, तो वहां पे इतना ही बचेगा मेरा भाई। आ गया समझ में? एक बार इसको करेंगे नोट, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अब भाई अब अपन पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। भाई यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की और यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं, कैसे कैसे इसको दिखाते हैं। तो भाई मैं सबसे पहले बताता हूं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट है भाई डाइन, सीजीएस यूनिट है डाइन। और बेटा 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन्स होते हैं। ओ बड़ी बात, यदि यदि बड़ी दीदी को चिढ़ाना हो, बड़ी दीदी को यदि चिढ़ाना हो, कह दो दीदी आप 1 न्यूटन के बराबर हो, फिर वो बड़ी खुश हो जाए, ओ तुमने मेरी न्यूटन से तुलना कर दी। फिर उनको बताना कि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है, यानी तुम 1 लाख डाइन्स के बराबर हो। तो फिर क्या पड़ती है? चप्पल, चप्पल पड़ेगी बेटा। अभी 2 यूनिट्स में आपको ऐसी बताता हूं जो बहुत कम लोगों को पता होती है। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम फोर्स, इसे बेटा 1 kgf भी लिखते हैं। ये वो वाला kgf नहीं है, हाँ रॉकी भाई, वो वाला नहीं है, दूसरा kgf है। 1 किलोग्राम फोर्स, इसका मतलब क्या है? 1 किलोग्राम मास पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी भाई यदि कोई 1 kg ब्लॉक है, इस पे जो वेट लगेगा कितना लगता है? mg, m का वैल्यू 1, g का वैल्यू 9.8, तो इसको बेटा 9.8 न्यूटन, यानी ये जो 9.8 न्यूटन जो आया है, इसी को बोलते हैं भाई 1 kgf, 1 kgf। और एक और यूनिट है, सेकंड यूनिट है बेटा 1 ग्राम फोर्स, 1 ग्राम फोर्स, इसको बोलते हैं 1 gf, 1 gf, गर्लफ्रेंड वाला नहीं, ग्राम फोर्स वाला है भाई। यानी 1 ग्राम पर लगने वाला बल, तो 1 ग्राम पर कितना लगेगा भाई? वेट बराबर होगा mg, m क्या होगा? 1/1000 मल्टीप्लाई बाई g 9.8। तो इसको अपन लिख सकते हैं 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। लेकिन अगर इसको मैं सीजीएस में बात करूं भाई, तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 10⁻³ इंटू
10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा भाई 9.8 इंटू 10 की पावर 2 डायन। और इसको यदि अच्छा लिखना हो तो हो जाएगा भाई 980 डायन, 980 डायन। यानी 1 ग्राम फोर्स में 1 GF 980 डायन्स के बराबर होती है भाई। ये वो वाली GF नहीं है, आप समझ रहे हो, ये 1 ग्राम फोर्स है बेटा, और यहाँ पे 1 किलोग्राम फोर्स था। 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन को कहते हैं, और 1 ग्राम फोर्स बेटा 980 डायन, या 9.8 इंटू 10 की पावर 2 डायन, या 9.8 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन को कहते हैं। और आज के लेक्चर को रखते हैं भाई इतना। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।